नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज हम उस मुद्दे पर पंचायत करेंगे जिस पर सबसे ज्यादा घबराहट और घबराहट में तकरार, रार, आर पार बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है और कई राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा कहां? पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर तरह के फंडे, हर तरह के हथकंडे, सब कुछ एसआईआर के खिलाफ सामने आ रहा है। और इस बीच वहां बहुत कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक तरफ एसआईआर का जबरदस्त विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग तरह की बातें हो रही है। चुनाव आयोग से बीएलओ ने, वहां के बीएलओ ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन इस प्रेशर की बात दोनों तरफ से हो रही है। टीएमसी कह रही है कि यह प्रेशर वर्कलोड है और बीजेपी कह रही है कि यह प्रेशर तो जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके की नाम काटे जा रहे हैं, कटने हैं जिनके नाम, वो और उनके लोग ये प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीएलओ की भी हम आपको बात सुनवाएंगे कि बीएलओ खुद क्या कह रहे हैं कि उनके ऊपर कहां से प्रेशर आ रहा है, कौन फोन कर रहा है उनको, ये बातें हो रही हैं। इन सब के बीच मतुआ समुदाय जो पश्चिम बंगाल में है, उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर भी लगाए। तो ये सारी बातें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं और बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में जहां सत्ताधारी पार्टी टीएमसी एसआईआर का बड़ा जबरदस्त विरोध कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को साफ निर्देश दिया है कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको पहचानिए और पहचान करके उनको डिटेंशन सेंटर में डालिए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो दरअसल पूरी कोशिश वो है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में सपा ने लीड ली थी वहां से नाम काटे जाएं, ये आरोप लगा रहे हैं। और इन सब के बीच असम में भी अब एसआईआर शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि असम में एसआईआर इसलिए नहीं शुरू हो पा रही थी क्योंकि वहां एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो फिर वहां पर भी अब एसआईआर शुरू हो गया है। तो तमाम तरह की बातें एसआईआर को लेकर आ रही हैं। लगातार यह मुद्दा चर्चा में है। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि यह तो अफरा तफरी हो गई है एसआईआर को लेकर, बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम इसी पर पंचायत करने वाले हैं जिसमें जुड़ेंगे खास मेहमान भी। लेकिन जरा जो अलग अलग बातें आ रही हैं एसआईआर को लेकर, उसको पहले आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए पहले। केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। जो चरित्र दिख रहा है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो जाता है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एसआईआर लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है और उसमें जो सच्चा मतदाता है, सच्चा नागरिक है, वह उसका हिस्सा बन रहा है। जो डुप्लीकेट मतदाता बने हुए हैं उनके नाम कट रहे हैं, जो घुसपैठिए मतदाता हैं उनके नाम कट रहे हैं, जो स्वर्गवासी हो गए उनके नाम कट रहे हैं, जो युवा मतदाता है 18 साल जिनकी आयु हुई उनके नाम जुड़ रहे हैं।
हम तो चुनाव आयोग के इस अभियान का स्वागत करते हैं। 34 लोग यहाँ पर उनके जान गए हैं। किस लिए? आज जो नदिया में हुआ है, चापड़ा में, वो बीएलओ महिला थी और वो लिख के गई है कि उनकी मृत्यु के लिए दायी है ये निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो इसका ये कौन लेगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए ममता बनर्जी खतरा बताती हैं। वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या एसआईआर का नाम सुन के हजारों लोग पैदल होना शुरू कर दिया। उनको लगता है मेरा वोट घट जाएगा। अब जिन्ना का रोल करने वाले लोग पैदल ले लिए हैं और सोहराव वर्दी के रूप में ममता बनर्जी। क्या 6 तारीख को वो हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, वहां दंगा फैलाएंगे? ये बंगाल का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा किसी भी जगह का नाम बता दीजिए जहां बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है। विधाननगर जैसा प्लांट सिटी का भीतर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका काम बहुत सोफिस्टिकेटेड है और सेंसिटिव है, डीआरडीओ के साथ जिसका संपर्क है, उसी का एक दीवार के पीछे बैठे हुए हैं रोहिंग्या। आज तक उसके एविक्शन नहीं हुआ। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का घर का पीछे उधर रोहिंग्या बैठे हुए हैं। एक प्लांट सिटी का भीतर मस्जिद बन गया है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र घोष नेशनल बोटेनिकल गार्डन, उसका भीतर मस्जिद बन गया है। तो क्या करेगा? স্যার, আমি ফর্ম জমা নিতে গিয়ে দেখি এক জায়গায় একটু ভুল আছে, সেই ভুলটা সংশোধন করে আনতে বলেছিলাম, কিন্তু সেইভাবেই উনি নিয়ে এসছেন। তাতে দেখে আমার মনে হলো এটা ঠিক হয়নি, তাই আমি ওনাদেরকে এইটা বললাম। বলার পরে ফর্মটা ফিল আপ ভুল হওয়াতে আমি আবার বিডিও অফিস থেকে ফর্ম নিয়ে এসে আমি তাদেরকে দিয়ে এসেছি বাড়িতে, তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তারা আবার বলেছি ফিল আপ করে রাখবেন, আমি এসে নিয়ে যাব। এই পার্টির কোনো ইয়ে হবে, উনি আমাকে নামটা আমি ঠিক সঠিক জানি না, এই হিসাবে আমাকে খুব হুমকি দিয়েছে। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है। तो आपने सभी राजनीतिक नेताओं की जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है उनकी बातें हमने आपको सुनवाई, लेकिन इन्हीं प्रतिक्रियाओं में एक आदमी की और प्रतिक्रिया थी। वो बीएलओ है, बंगाली में बोल रहे थे। मैं बता देता हूं क्या बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि उनको किसी पार्टी के नेता का फोन आया। जब उनको पूछा गया कौन थे तो उन्होंने कहा नाम नहीं जानता, हो सकता है डर के मारे ना बता रहे हों, लेकिन ये भी खेल चल रहा है वहां पर। और हम जानते हैं कि एसआईआर का ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दा रहा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि एसआईआर। अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा कितना गर्मा गया हमने आपको सुनाया। चुनाव आयोग ने अवैध शरणार्थियों और आगामी चुनावों के मद्देनजर 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश, अब 13 कह लीजिए क्योंकि असम भी शामिल हो गया है, एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख रही हैं, तो वहीं अब मथुआ हिंदू समुदाय जो है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं, ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। बीएलओ ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, हमने बताया आपको। और यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों को पहचान कर डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। समाजवादी पार्टी के नेता का भी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवा दिया कि वो कह रहे हैं कि वो तो वहां पर मतदाताओं, हमारे मतदाता को काट रहे हैं। राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया हमने आपको सुना दी सभी की। तो अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उन मेहमानों से मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में हमारे साथ संजय सरकार जी, टीएमसी के नेता, दादा बहुत बहुत स्वागत आपका।
नमस्ते। धन्यवाद। हमारे साथ नमस्ते, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा परिचर्चा में, इस पंचायत में। ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत मजबूती से अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि मिश्रा जी आपका भी। राकेश सर के साथ पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं। राकेश शुक्ला सर, बताइए जरा कि एक तरफ जो है बात पहले ये उठी, अगर महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव वगैरह की बात करें, कि भाई वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी है। वैसे तो शुरुआत देखिए ईवीएम से हुई, लेकिन अभी इन दिनों बेचारी ईवीएम जो है वो सेफ है। तो वोटर लिस्ट पर बात हुई। अब सवाल यह है कि जब वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं जिनको अशुद्ध वोटर लिस्ट ही चाहिए, शुद्ध वाला नहीं चाहिए, अशुद्ध चाहिए? ये क्या पॉलिटिक्स है? आखिर अशुद्ध क्यों चाहिए? राकेश शुक्ला जी। जो आपने कहा ना कि वही तो पॉलिटिक्स है। आरटीआई से एक आंकड़ा आया कि पश्चिम बंगाल में 47 लाख ऐसे मतदाता है जो इस दुनिया में नहीं है। एक आंकड़ा और आया कि 37 लाख ऐसे मतदाता है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। अब दो तीन चीजें मैं आपके सामने और रखूंगा, उससे मुझे लगता है समझने में बड़ी आसानी होगी। कहना चाहिए कि 2021 की 11 की जनगणना के हिसाब से जी 9 जिले ऐसे हैं जहां 30 से 35% मुस्लिम आबादी बढ़ गई। फिर मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि मुस्लिम आबादी आखिरकार एक पॉकेट पे ही क्यों बढ़ी, तो मुझे एक रिसर्च मिला प्रोफेसर शाश्वता घोष जी का, जो इन्होंने TFR पे रिसर्च किया है। उनके रिसर्च के हिसाब से पश्चिम बंगाल में जो प्रजनन दर था वो हिंदुओं का था 3.1 और मुसलमानों का था 4.1, जो घटकर हिंदुओं का आ गया 2.1 और मुसलमानों का आ गया 2.2। अब ये दोनों आंकड़ा देखिए, यदि जन्म दर घट रही है तो आबादी कैसे बढ़ेगी? और हिंदुओं की और मुसलमानों की दोनों का जन्म दर घटा। फिर उन्होंने अपने रिसर्च में ये भी लिखा जी कि ये जन्म दर घटने का एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है, और इस वजह से जो कुलीन परिवार है बंगला, वो चाहता है कि एक बच्चा रहे जिससे हम उसका पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सकें। और जो मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय बंगला परिवार है वो ज्यादा बच्चा इसलिए पैदा नहीं करना चाहता क्योंकि परिवार के भरण पोषण में एक समस्या पैदा हो। तो अब जो रार जिसका और तकरार की आप बात कर रहे हैं, तो रार और तकरार का कारण यही है कि जो 30 से 35% बढ़ा हुआ संख्या है, वो संख्या यदि कटेगा तो वोट पर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सारी जो कहानी घूम के आ रही है लाल जी, वो कहानी यही आ रही है कि वो 35% वोट नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल। अब बार बार यदि बात आती है कि बिहार में ऐसा हुआ, तो बिहार में यदि चुनाव आयोग की तरफ से 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, तो जो विपक्षी दल के BLA थे उनको ये आंकड़ा रखना चाहिए कि 65 लाख जो नाम काटे गए वो गलत थे और हमने इतने लाख नाम फिर से जुड़वाए। उस मोर्चे पर तो सर जीरो क्लेम है। ने जो आंकड़ा दिया उसमें उन्होंने कहा कि 5 या 5.5 हजार या 5.5 लाख लोगों ने अपने नाम जुड़वाए, जो स्वप्रेरित थे और अपने से ही दस्तावेज देकर उन्होंने जुड़वाया। BLA ने तो कुछ नहीं किया, उनकी BLA के तरफ से तो जीरो, बिल्कुल जीरो रहा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, क्योंकि बात ज्यादा बंगाल की हो रही है, तो मैं अब संजय सरकार जी का रुख करता हूं। संजय सरकार जी, दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। राज्य के BLO चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि प्रेशर है। एक BLO की हमने बात सुनवाई, हो सकता है दूसरे BLO की बात अलग होगी। एक BLO कह रहे हैं कि किसी पार्टी के नेता का मुझे फोन आया, मुझे धमकाया, डराया धमकाया। नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं नाम नहीं जानता, हो सकता है जानते हो, डर के मारे नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें हो रहा है संजय सरकार जी, ऐसे में ये बताइए कि मतुआ समुदाय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से क्या आपत्ति है जो उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहा है वो समुदाय, बताइए। सबसे बड़ा बात हो, आपको खिलाफ भी 10 पोस्टर लगा देंगे तो आपको खिलाफ हो। लालचंद जी है, गोदी मीडिया का एक आदमी, पोस्टर लग गया है 10 आदमी, लेकिन 90 आदमी उसको खिलाफ नहीं। क्यों? आज मथुआ संप्रदाय लोग वहां पर अनशन में बैठे हुए हैं, जिस तरफ से उसको प्रताड़ित कर दिया रहा है,
जिस तरफ से मतलब जो 800 रुपया लेके बोल रहे हैं आपको सिटीजनशिप देंगे, कौन कर रहा है? शांतनु ठाकुर। मैं कल भी बताया था, जो बॉर्डर में 85 बीएसएफ को जो कमांडेंट है उसको एक लेटर लिखता है, जहां मेरे जियाउर रहमान मेरा आदमी हो 3 किलो बीफ लेके सीधे बांग्लादेश जाएंगे, ये अलग मुद्दा है। मैं इससे जुड़ रहा कि इसको नाम इसके लिए बोलता हूँ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का मंत्री है, ठीक है, रह गया। मैंने अभी राकेश जी बहुत अच्छे तरफ से आंकड़ा दे रहा था, आंकड़ा अच्छा तरफ से पहुंच भी रहा था, या मैं नहीं बोल रहा। आज हिंदू परिवार जो हो गए न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक बच्चे से ज्यादा नहीं होता है। और दूसरे संप्रदाय में क्या होता है, देखिए बिहार में भी यही चीज है, बेटा नहीं होता, मेरे एक बेटी है, मैं संतुष्ट है, मेरे एक बेटी हजारों बेटा का समान है। मैं मान लिया क्यों मान लिया? मैं मानने पड़ेंगे क्यों? माता दुर्गा को अगर हम पूजा करते हैं, काली को पूजा करता है, तो वो बेटी भी काली और दुर्गा ही है मेरा। मैं समझता हूँ, ये मेरा सोचना है, आपको नहीं भी हो सकता है। ठीक है। आज न्यूक्लियर फैमिली जैसे छोटा हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी अमीर आदमी जिसको बस काफी पैसा, हिंदू में भी, वो बच्चा क्यों नहीं लेता है? अगर बच्चा लेते तो बराबर में आ सकते थे हम लोग। रह गई आधार कार्ड के बारे में बोलता है, आधार कार्ड किसके अंदर में पड़ता है? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में पड़ता है, ठीक है। और चुनाव आयोग का अंदर में वोटर कार्ड पड़ता है। आपको अगर इतना ही कहीं शौक है तो आपको तो एक डिपार्टमेंट है, इंडिविजुअल मिनिस्टर होम के अंडर में पड़ता है, लाल जी उसका नाम है, सुनिए ना, बोलने दीजिए लाल जी प्लीज। जब कोई बोलता है तो उसको आप सुनते हैं, तो अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो मैं आपको और बोलने का उल्टा मौका दे रहा हूं, आपको बोलने का और उल्टा मौका दे रहा हूं। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने राकेश जी के डेटा का हवाला दिया ना, उन्होंने जन्म दर के बारे में बताया। रुकिए तो बस कुछ सेकंड रुक जाइए। उन्होंने बताया 2.1 वहां पर हिंदुओं में है, 2.2 मुस्लिम समुदाय में है, तो ये तो दोनों का जन्म दर लगभग आसपास ही हो गया। उन्होंने, राकेश जी ने सवाल उठाया कि जब इतना समान जन्म दर है तो आबादी में बढ़ोतरी इतनी असमानता क्यों दिखा रही है? उस पर बताइए, अगर आप राकेश जी के डेटा को ले रहे हैं तो बताइए। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, उसी के लिए तो कह रहे हैं। और आपको मतलब, और उसको ऊपर में जो होता है आपको, उसका क्या होता है? एक चुनाव आयोग तो भारत सरकार के अंडर में रहता है। अगर आपको इतना डाउट होता है कहीं भी, आपको होम मिनिस्टर के अंडर में आईबी पड़ता है, उसको देखे छानबीन कराइए ना, करके आप उसको आप वोटर कार्ड बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। रह गया एसआईआर का मामला में, अभी भाई साहब बोले ना 35%, 100% 35% नाम कट जाएंगे, हकीकत में कट जाएंगे। ये भी एक राज है। मैं आपको बता, 2002 से लेकर 2023 के बीच में बांग्लादेश में जो तरफ से घटना घटे हिंदू लोग को ऊपर में, उस समय 15% वहां पर। अच्छा, उन्होंने 35 लाख बोला है, 35% नहीं बोला। सुनिए ना, आपको बोला यह, मैं भी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम ग्रास रूट लेवल से आए हैं, हम हेलीकॉप्टर से नेता नहीं बना है। आपने राकेश जी पर सवाल उठाया है तो राकेश जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको। राकेश जी कुछ जवाब दे रहे हैं। खत्म नहीं हुआ, आपने जो खत्म नहीं हुआ, बोलने दीजिए, तो थोड़ा सा खत्म कीजिए ना, तब बाकी लोगों के पास भी जाएंगे, राकेश जी जवाब भी देंगे। 10 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड। उसमें क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा अभी हिंदू लोग है जिसको 2002 में भी नहीं था, और उसमें कौन है? भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक है, नाम भी बोला, सपन मजूमदार, उसको बाप के नाम भी नहीं, उसको नाम भी नहीं, ठीक है, उसका बाप के नाम भी नहीं, उसको बाप के। अब राकेश जी से जरा जवाब ले लीजिए एक लाइन का। 90% हिंदू। ठीक, राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर धनंजय जी के पास, फिर ऋषि जी के पास। राकेश जी बोलिए। ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ठीक, हो गया, 10 सेकंड हो गया सर। अब राकेश जी का जवाब सुनिए। राकेश जी बोलिए। जीतेंगे, 26 से जीत पाएंगे। ठीक, राकेश जी। लाल जी, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि 35% वोट कटेंगे। मैंने करेक्ट किया इनको। मैंने ये कहा कि 35% वोट, 30 से 35% वोट जिन 9 जिलों में पड़े हैं, यदि वहां का पूरे राज्य का प्रजनन दर देखा जाए तो उन 9 जिलों का प्रजनन दर कहीं भी ये नहीं बताता कि वहां पे आबादी बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कितने % वोट कटेंगे, मैं इसका कोई माई बाप नहीं हूँ कि वोट कटेंगे या जुड़ेंगे। सही बात है, वो तो एसआईआर करेगा। कर रहा हूँ कि यदि 35%, 30 से 35% वोट बढ़ रहा है और जन्म दर नहीं बढ़ रहा, तो वो 30 से 35% वोट कौन है, वोटर कौन है, धनंजय जी आबादी कौन है? ठीक, धनंजय गिरी जी, टीएमसी जो सवाल उठा रही है, मैं एक बात देख रहा हूं, अवैध घुसपैठ हो रहा है तो टीएमसी कहती है कि वो तो उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, बीएसएफ जिम्मेदार है। ठीक, अभी जैसे आधार कार्ड का अगर मान लीजिए दुरुपयोग हो रहा है, या तो वो कह रहे हैं उसके लिए तो उनका मंत्रालय जिम्मेदार है। सवाल ये है
कि टीएमसी आपको जिम्मेदार ठहराती है, आप टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कह रहे हैं आप, वहां संसद के बयान, संसद पटल पर रिकॉर्डेड बयान है गृह मंत्री का कि टीएमसी जमीन नहीं दे रही तो हम वहां पर कैसे फेंसिंग करें। तो ये जो चल रहा है, ये भी बोला है, ये भी गृह मंत्री जी बोला है कि हम नाकाम हुआ है बॉर्डर में हर जगह फेंसिंग करने के लिए और बेड़ा लगाने के लिए। ठीक है, अब धनंजय जी का जवाब, अब धनंजय जी का जवाब, गृह मंत्री जी बोला है। ठीक, धनंजय जी का जवाब सुनिए। धनंजय जी देखिए, एक लाइन की बात है, हाँ। स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन जो है ये एक संविधान की प्रदत्त शक्ति है, चुनाव आयोग का काम है और कोई पहली बार हो नहीं रहा है, ये तो लगातार हुआ है, 12-13 बार हो चुका है, बिहार में भी हुआ, इसके पहले भी हो चुका है। अब जो गलत मतदाता है, कोई मृत पाया हो गया है, किसी का नाम उसमें से जुड़ना है जो 18 साल का हो गया है, जिसका 2 जगह नाम है, भाई आखिर बेचैनी क्यों है? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, क्या है जिसकी पर्देदारी है? आखिर ये बेचैनी क्यों, ये बेगरता क्यों, ये इतना बेचैन क्यों है, जो इतना परेशानी क्या हो रही है? किस क्या से छुपाया जा रहा है, किसको घुसाया जा रहा है, कहां से लाया जा रहा है? हम कहते हैं देश के संसाधनों पर जितना हक रमेश का उतना रहमान का, किसी रोहिंग्या का हक हम नहीं लेने देंगे, जितना हक बबलू का उतना बब्बन का, किसी बांग्लादेशी को नहीं लेने देंगे। लेकिन जो लोग ममता की निर्ममता जो बिहार, जो बंगाल के हिंदू जाति, हिंदू धर्म के लोगों ने देखी है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो आके ममता की निर्ममता को भी डिफेंड करते हैं। किस लज्जा त्याग करके आते होंगे, कैसे जमीर को मार करके आते होंगे, कैसे अपनी आत्मा को जलील करके आते होंगे, और किस मुंह से उनको उनके प्रोटेक्शन में, उनके पक्ष में बातें रख पाते होंगे। सुबह से सुबह तक शाम की नजरों से गिर जाते हैं, इतने समझौते करते हैं कि खुद मर जाते हैं। ये मरे हुए आत्माओं के लोग जो आते हैं, बात बताइए कि 9 जिलों में, सर्टेन जिलों में, सर्टेन जगहों पे ये संजय सरकार बोलते रहेंगे इनको बीमारी है, मैं जानता हूं इनको बीमारी है, इनको ये सच को सुनने का सामर्थ्य नहीं है। अभी इनको हम लोगों ने कितना ध्यान से सुना, लेकिन इस स्लेट पर लिख करके जो लाए हैं, टीएमसी कार्यालय से जिनको लिख के दिया गया है, ये सुनेंगे नहीं। ये टीएमसी कार्यालय वाला बोलते रहेंगे, लेकिन सच सुनने का सामर्थ्य इनके पास है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्या है जो छुपाने की जरूरत है? बिलों पर कौन दबाव दे रहा है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, लोकल पुलिसिंग आपके पास है, बॉर्डर एरिया आपके पास है, और ये किससे छुपा हुआ है कि आपने बंगाल का क्या हाल कर दिया? बंगाल में कहता था संजय दादा, संजय सरकार दादा, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आपकी सारी बात को धनंजय जी ने एकदम बिल्कुल सुनी थी, प्राणी बोलते ही रहे, बिल्कुल धनंजय जी ने आपकी सारी बात को एकदम बहुत बढ़िया से सुना था, ध्यान से सुनी थी, आप भी सुनिए, फिर बाद में जवाब दीजिएगा संजय सरकार दा, बाद में जवाब दीजिएगा। मैं अब ऋषि मिश्रा जी के पास, ठीक है, आप दोनों थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जाता हूं। ऋषि मिश्रा जी, आपसे मैं वही सवाल करता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। भाई शुद्ध क्यों नहीं चाहिए, अशुद्ध क्यों चाहिए? अशुद्ध वोटर लिस्ट से इतना प्रेम क्यों, और शुद्धता से इतना परहेज क्यों? ऋषि मिश्रा जी, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी के भी बयान आए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा बड़ी अफरा तफरी है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई। अरे भाई 9वीं बार हो रहा है, पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। पिछली बार बिहार के समय में बहाना बना रहे थे 1 महीने में कैसे होगा, अब बंगाल के समय में कह रहे हैं 3 महीने में कैसे होगा। तो ये तो फिर यही लग रहा है ना कि बिल्कुल कुछ ना कुछ, क्योंकि जोड़ना है विरोध के लिए तो विरोध कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, देखिए एसआईआर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक, और शुद्ध मतदाता सूची किसको नहीं चाहिए, बिल्कुल, और यदि चुनाव निष्पक्ष आपको करवाना है तो शुद्ध मतदाता चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने भी बिहार में देखा है कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बा हैं जहां मतदाता सूची में उन व्यक्तियों का नाम है जो इस दुनिया में नहीं, तो क्यों ना उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जाए। और ये इस पहल का स्वागत हर पार्टी को करना चाहिए। इसमें मैं चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, या तमाम जो विपक्षी पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। आपने कहा ठीक है कि बिहार में एक महीने के अंदर करवा लिया गया, लेकिन बिहार में एक महीने के अंदर में जब करवाया गया
तो वहाँ जो एसआईआर करवा रहे थे उन लोगों के साथ क्या परेशानियां आई, ये आप उन लोगों से पूछिए जो ये करवा रहे थे, चाहे वो बीएलओ हो या तमाम पदाधिकारी हो, डीएम हो। डीएम पे भी इतना दबाव था, एसडीएम, बीडीओ, तमाम जो पदाधिकारी थे उन पर काफी दबाव था। तो आप एसआईआर करवाइए। एसआईआर करवाने से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों को आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए कि हम एसआईआर इस विधि से करा रहे हैं और इसमें किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। मतदाता सूची शुद्ध होगा, मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम होगा जो वोटर है। फेयर बात है, बिल्कुल फेयर बात। इसमें किसी भी दल को आपत्ति होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, घुसपैठियों को लेकर जो बीजेपी हर चुनाव में मुद्दा बनाती है, तो उस पर तो बीजेपी को अपना स्टैंड रखना चाहिए। एक यदि घुसपैठिए को आप मुद्दा बना रहे हैं और आप विगत 10-12 सालों से सत्ता में हैं, फिर भी आप चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कि घुसपैठिए कौन है। आप देखिए, आंकड़े देख लीजिए, यदि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल के कंपैरिजन में यदि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना कीजिए तो कहीं नहीं है, इनका आंकड़ा कहीं नहीं टिकता है। ये 4,000 विगत 10 सालों में मात्र 4,000 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया और देश से बाहर किया। तो जैसे ही चुनाव आता है तो इनको घुसपैठिए याद आ जाते हैं। बिहार में क्या हुआ, एसआईआर में कितने घुसपैठिए आपने चिन्हित किया? ठीक है, चुनाव आयोग को वो अधिकार नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में आपको ये थोड़ा सा ऋषि जी यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि एसआईआर को और एनआरसी को थोड़ा अलग रखा जाए। एसआईआर में यह था कि जो जेन्युइन वोटर नहीं है उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। बाकी जो आप मांग कर रहे हैं एकदम जायज मांग है कि घुसपैठियों को बाहर फेंका जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो एनआरसी की प्रक्रिया होगी ना, ये तो एसआईआर की प्रक्रिया है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमने जो वोटर लिस्ट में ये पाया होगा ना कि कितने लोग जो हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बिहार के भी जो कई जिलों के जो बॉर्डर हैं वो बांग्लादेश से टच करते हैं, तो कितने ऐसे बांग्लादेशी को चुनाव आयोग ने चिन्हित किया जिनका नाम मतदाता सूची में था, जिसको उन्होंने मतदाता सूची से बाहर किया। तो ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए, केंद्र सरकार को भी बताना चाहिए। ऐसा है, मैं इसमें आपको बता रहा हूं, मैं इसमें देखिए, उन्होंने 65 लाख लोगों को बाहर किया, उसमें कौन मृत हैं, कौन शिफ्ट कर गए हैं, कौन घुसपैठिए हैं, वो अलग अलग डेटा उन्होंने कहां दिया है। जो 65 लाख लोग अयोग्य पाए गए करीब करीब, उनको उन्होंने बाहर कर दिया। मैं तो बल्कि आपकी बात से ऋषि जी सहमत होते हुए मैं ये कह रहा हूं, एक विचार रख रहा हूं, आप सब लोग सम्मानित सदस्य हैं पैनल में, मैं विचार रख रहा हूं, हर 5 साल में एसआईआर होना चाहिए। हर 5 साल में इस देश में एसआईआर होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए। ये देखिए, संजय सरकार जी भी समर्थन कर रहे हैं, सबका ओपिनियन लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं 5 की पंचायत में। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। हमारे सारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं संजय सरकार जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा राकेश शुक्ला जी के पास चलते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। राकेश शुक्ला जी,
ये विचार कैसा रहेगा कि 5 साल में, हर 5 साल में एसआईआर हो जाए, और जो कुछ भी, जब कभी भी कोई चुनाव हो, लोकसभा का, विधानसभा का, वैसे भी देखिए एक देश एक चुनाव की संकल्पना तो आ ही रही है, तो एसआईआर जो है समय समय पर होता रहे, रेगुलर इंटरवल पर, कैसा रहेगा? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि एसआईआर हर 5 साल में, यानी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भी होना चाहिए, और लोकसभा चुनाव के पहले जो एसआईआर होगा उस एसआईआर के आधार पे विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने चाहिए। मेरा मत तो ये है कि भारत में एक मतदाता सूची होना चाहिए, यानी स्थानीय निकाय का अलग, विधानसभा का अलग और लोकसभा का अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है, उसकी जिम्मेदारी है। तो भारत में जिस दिन एक मतदाता सूची बन जाएगी लालजी, उस दिन बड़ी समस्या हल होगी। लेकिन हो ये रहा है कि पंचायत चुनाव की अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है और लोकसभा की अलग होती है। तो एसआईआर के साथ निर्वाचन आयोग को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि देश में एक मतदाता सूची हो और उस मतदाता सूची के आधार पे ही स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो। जी ठीक है। संजय सरकार जी भी इस बात का समर्थन कर रहे थे। संजय सरकार जी बताइए। मैं बिल्कुल, आप जो एलआईसी के एडवर्टाइज दिखा रहे थे ना, वो मेरे दादाजी फाउंडर था, डॉक्टर ननिली रंजन सरकार, वो फाउंडर, तो वो खानदान से हम बिलोंग करता है। मेरे दादाजी ननिली रंजन सरकार जी, उसको फाउंडर था, हिंदुस्तान इंश्योरेंस था, बाद में वो एलआईसी बना था जी, उस परिवार से हम। अब अच्छा लगा मेरे देखने के लिए, हम लोग इसमें गवर्नमेंट पे भी हमें सपोर्ट करता है। हम शुक्ला जी को साथ कुछ बात में हम सहमत हो, लेकिन एक जगह में हम सहमत इस कारण में नहीं है। पंचायत चुनाव में क्या होता है, तीन वोटर होता है, इसका तो पंचायत मेंबर, पंचायत समिति का, फिर जिला परिषद, वहां पर जाके कराना बहुत टफ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो करता है वहां पर बहुत टफ है, या घुसना ही बहुत मुश्किल है। नंबर 2, मैं चाहता हूं अगर आपको परमिशन हो, आप मेरे साथ धनंजय जी को दीजिए, हम और धनंजय दोनों कुछ बात करेंगे, वो भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे, ये आपके चैनल के लिए भी अच्छा होगा अगर आपको परमिशन है। ठीक है। मैं धनंजय जी को आपके साथ लाता हूं और बिल्कुल आप लोग स्वस्थ बहस कीजिए, अच्छा लगेगा। धनंजय जी आ गए आपके साथ, बोलिए, पूछिए क्या मेरे भाई है, ब्राह्मण है, हम उसको ये करता हूँ, कदर करता हूँ। मेरे घर में ब्राह्मण का बहुत कदर है, ब्राह्मण को दान करने के बाद ही हम लोग को घर में सुबह का खाना बनता है, उसको पहले नहीं बनता है। तो हम लोग हम तो बेसिकली बिहार से, मेरे फादर बिहार में थे, हम बिहार से ही आए हैं यहाँ पर, तो बोलने में कोई शर्म नहीं है अपने को। ठीक है, पूछिए सवाल। धनंजय जी, मैं आपको एकदम, जिस टाइम रोहिंग्या इंडिया में एंट्री किए थे, कब एंट्री किया था आपको मालूम है? और कौन से बॉर्डर से एंट्री किया था? और रोहिंग्या कहां से आया था मालूम है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, रोहिंग्या म्यांमार से आया था, और म्यांमार को बंगाल का सब कोई भी बॉर्डर नहीं है। 1642 किलोमीटर जो बॉर्डर है, ये मिजोरम के साथ में, नागालैंड को साथ में है, मणिपुर को साथ में, अरुणाचल को साथ में है, बंगाल से नहीं है। वहां पर कोई आईटीबीपी देखता है, थोड़ा सा इंटरवीन करता हूँ, थोड़ा सा दादा। हाँ कीजिए ना, जवाब दादा जवाब लीजिए ना, दादा जवाब लीजिए ना, दादा फिर पूछिएगा। फिर दादा आप जितना पूछना पूछ लीजिए, लेकिन मैं जब बोलूंगा बीच में मत बोलिएगा, ठीक? इतना रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी आदत से कोई आज से परिचित नहीं हूँ, आपको बीच में बोलने की बीमारी है। ठीक है, जवाब दीजिए। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, ठीक दादा, एक बात सुन लीजिए, दादा एक बात सुन लीजिए, दादा एक बात सुन लीजिए। 1992 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीमुर भैया, 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से आसाम आते हैं, 1994 का इलेक्शन जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। 1996 आसाम हाई कोर्ट का जजमेंट है, दोनों की विधायकी खत्म होती है, जेल जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं। तो कोई विधायक बनता है, दादा पूरी बात सुन लीजिए, दादा पूरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कोई विधायक अपने वोट से तो नहीं बनता है, परिवार के वोट से तो नहीं बनता है, दान के वोट से तो नहीं बनता है, उसको ग्रुप ऑफ पीपुल का सपोर्ट है। तो 92 में हम कहा थे, क्या नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे? 94 में क्या हम थे? 96 में जब आसाम हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया जुडिशरी में क्या हम थे? ठीक है, ये समस्या थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रश्न वैचारिक है। ठीक है, एक भी व्यक्ति चाहे वो बांग्लादेश से आया हो, किसी भी समय आया से आया हो, किसी भी समय आया हो, कहीं से भी आया हो, समान रूप से हर जाति पर संप्रदाय के आए,
लेकिन कोई बाहरी आदमी घुसपैठ न करे, हम वैचारिक रूप से इसके पक्ष में। ठीक, अब आपके संजय सरकार सर का दूसरा सवाल, संजय सरकार का दूसरा सवाल, संजय सरकार सर दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कीजिए। आपको एक विधायक है, उसका नाम सपन मजूमदार, सुनिए अच्छा तरफ से गिरी जी सुनिए। 2023 में जहां हसीना चुनाव जीतते थे गोपालगंज, वहां से जिला परिषद का आदमी लिखता है 2023 तक वो मेरा वोटर थे, 2023 और 2021 में हिंदुस्तान के वो विधायक बन गया सपन मजूमदार। इससे कैसे संभव हुआ एक बांग्लादेशी आदमी भी यहाँ पर बन जाता है? हम इसको विरोध तो करेंगे जरूर। सपन मजूमदार एक कैसे बन गया? ये किसके बल पर? उसको परिवार से वोट से बना है, उसको दोस्त की वोट से बना है, ये जनताओं जो है उनको वोट से बना है। और रोहिंग्या का मैटर जो ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए, फिर जाएंगे ऋषि मिश्रा जी के पास। सपन मजूमदार नाम है। ठीक ठीक, जवाब लीजिए। 2023 तक बांग्लादेश में गोपाल दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब दादा ने तो इस बात को खुद ही साबित कर दिया कि बंगाल में कितना जरूरी एसआईआर होना और गहन एसआईआर की कितनी जरूरत है बंगाल में। दादा ने खुद ही इसका प्रमाण रखा कि एसआईआर की बंगाल में कितनी जरूरत है और कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट, चाहे वो नाम कोई भी हो, नाम कोई भी हो, नाम कोई भी हो। हाँ, दादा ने खुद इस बात की तस्दीक की। ठीक है। तब जब दादा आप बताइए फिर आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि बीएलओ को बंधक बना लो? जब आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरत है बंगाल में एसआईआर की, तब आपका नेता बीएलओ को अरेस्ट करने की बात क्यों करता है? लोकतंत्र को आप कैद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप जब खुद कह रहे हैं बहुत जरूरत है बंगाल में। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋषि मिश्रा जी को शामिल करते हैं। ऋषि मिश्रा जी, जो एक फेनोमेनन तो दिखाई पड़ रहा है ऋषि मिश्रा जी, कि जो भी विरोध हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। वैसे देखिए सब जगह पर प्रक्रिया चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, कुल मिलाकर के आसाम को अब मिला लीजिए तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अभी ये प्रक्रिया चल रही है। बिहार में पूरी हो चुकी है, यानी कुल 14। लेकिन जी, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये विरोध पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में, यहीं पर यह विरोध क्यों हो रहा है ऋषि मिश्रा जी? नहीं, देखिए ये तो टीएमसी के जो नेता हैं या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये रखना चाहिए, इस विषय को रखना चाहिए कि किस मुद्दे पे आप विरोध कर रहे हैं। कहाँ चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पे आपको आपत्ति है? यदि आपत्ति है तो चुनाव आयोग से कंसल्ट करके उन आपत्तियों को रखना चाहिए कि ये जो आपके स्टेप है उस पे हमें आपत्ति है। ठीक। या जैसे बिहार में ही मैंने देखा, यदि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर अभी देखे तो ठीक है, एसआईआर को लेकर आपने मोमेंटम बनाया, कांग्रेस राजद ने मोमेंटम बनाया, भीड़ काफी इकट्ठा हुई। आप बताइए चुनाव में एसआईआर का मुद्दा न तेजस्वी यादव उठाते हुए दिखे, न राहुल गांधी, न उनके पार्टी के नेता, न उस एसआईआर का कोई इम्पैक्ट था। तो आप सिर्फ विरोध के लिए उस चीज का विरोध करना मैं उसे उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन चुनाव आयोग का भी जो रोल है लालचंद जी, कहीं न कहीं कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे लगता है कि पारदर्शी नहीं है। जैसे आप देखिए हमारे दोनों डिप्टी सीएम का जो वोट आया है करीब आसपास है। एक को 1,00,000 है और एक को समथिंग 408 है। ऐसा कौन सा मैजिक हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को करीब करीब एक सा वोट मिला? कई ऐसे मंत्री हैं जिनको एक समान वोट मिले। तो ऐसे कई ऐसे क्या ये आधार पर्याप्त है सर? ऋषि जी, क्या ये आधार पर्याप्त है? उंगली उठाने के लिए ये आधार पर्याप्त है या ये सहयोग हो सकता है? सुन तो लीजिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ चुनाव आयोग निष्पक्ष है। लेकिन क्या ऐसा कोइंसिडेंस है कि दोनों डिप्टी सीएम का वोट जो है करीब आप खुद जवाब दे रहे हैं कोइंसिडेंस, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं ना कोइंसिडेंस। नहीं, ये सवाल उठते हैं। मैं धनंजय जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। धनंजय जी जवाब, इस पे चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। धनंजय जी, चुनाव आयोग के लोग तो अभी नहीं है हमारे पास, चुनाव आयोग की तरफ से कोई नहीं है। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 सेकंड। चुनाव आयोग का जो रोल है लालचंद जी बहुत बड़ा है जी। एक पिता जैसे महाभारत में पितामह का जो रोल था, वही रोल हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें चुनाव आयोग का है। बेशक चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना होगा। बेशक, इसीलिए चुनाव आयोग को एक सीमा तक ही
अटैक किया जाना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए कि अगर रिटायर हो गए तो जहां भी हो गए जमीन के अंदर से भी खींच लेंगे, खोद करके निकाल लेंगे। ये सब बयान नहीं आना चाहिए। धनंजय गिरि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए दोनों के वोट पे लगभग हम समझते हैं कि करीब 700-800 का अंतर है और ये कोई सामान्य सी प्रक्रिया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, 3 आपको बताता हूं, 3 उदाहरण बताता हूं। 1,22,408 एक का है, 1,22,448 कुछ ऐसा है, 400 कुछ का अंतर दोनों में। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं कह रहा हूं 1-2 वोट का अंतर, ये समान भी हो गया तो इट्स मैटर ऑफ चांस है। मैं दूसरी बात पे आता हूं, एनडीए के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह बीएसपी के से हारे कितना वोट से? 30 वोट, 30 30 वोट से हम हारे हैं। एनडीए के उम्मीदवार पवन कुमार जायसवाल हारे हैं 178 वोट से। एनडीए के उम्मीदवार अररिया में हारे हैं 221 वोट से, 221। उसके बाद चनपटिया में हम 602 वोट से हारे और जहानाबाद में 703। ठीक है, यानी कि हम 500-700 के अंतर में 30 वोट के अंतर 5 सीटें लूज की। ठीक, ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 400-500 वोट का अंतर है। क्या बात है कि दोनों का, अरे भाई मैं वही कह रहा हूं। लाइन में लग कर ऋषि जी चुनाव आयोग की कितनी बड़ी भूमिका बता रहे थे लोकतंत्र में। तो मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि जब चुनाव आयोग की इतनी बड़ी भूमिका है तो उस पर सवाल उठाने के लिए भी थोड़ा ठोस होना चाहिए। डाटा बता रहा हूं कितना का अंतर है। बिल्कुल, कुछ ठोस लेकर आइए। विधानसभा का नाम, वोट का अंतर सब बता रहा हूं। ठीक, आपके पास कोई पुख्ता चीज है, कोई पुख्ता प्रमाण है? राकेश शुक्ला जी, आरोप लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राकेश शुक्ला जी के पास जाते हैं। राकेश शुक्ला जी, इसको कैसे समझा जाए जो सवाल ऋषि जी ने उठाया कि देखिए कुछ ऐसे जीते हुए उम्मीदवार हैं जिनके वोट में 400-500 का अंतर है, किसी का 1,22,000 कुछ है, किसी का 1,22,000 कुछ है। क्या ये आपको लगता है कि ये आधार बनता है किसी शक का आधार, या शक अगर हो भी जाए तो क्या इस आधार पर किसी को आरोपित किया जा सकता है? राकेश शुक्ला जी, या आपने अपने लंबी पत्रकारिता के करियर में ऐसे कई संयोग देखे हैं, वो भी बताइए। राजस्थान में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए। 1 वोट से, हाँ बिल्कुल 1 वोट से हारे थे। और मध्य प्रदेश में विक्रम वर्मा जी की पत्नी 1 वोट से जीत गई थी। जी, तो सवाल यहाँ पे लाल जी ये है, बिल्कुल मैं ऋषि भाई की बात से सहमत हूँ कि यदि संदेह है तो समाधान करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग। ठीक, और उसके लिए चुनाव प्रक्रिया में एक प्रावधान है कि यदि आपको संदेह है तो आप पुनर्मतगणना कराइए। तो यदि आपको लग रहा था कि एक संयोग था तो तारापुर और लखीसराय ये दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना होने के बाद जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को संदेह था उसे आवेदन करना चाहिए कि भाई इसका पुनर्मतगणना कराई जाए। हमें संदेह है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों का के वोट में सिर्फ 72 वोटों का अंतर क्यों है। ठीक, हमें संदेह है। ठीक, तो यदि उस समय पर चुनाव आयोग की तरफ से आनाकानी की जाती और कहा जाता कि हम पुनर्मतगणना नहीं कराएंगे तो हम मानते कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन हम बिना आवेदन किए ये प्रश्न खड़ा करें तो मुझे लगता है ये पूरी चुनाव प्रक्रिया जो दुनिया के तमाम देशों ने कहा है कि भारत में चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह हम खुद ही घर पे खड़े होके लगा रहे हैं। ठीक, ऋषि जी को जवाब देना चाह रहे, ऋषि जी बोलिए। देखिए लालचंद जी, चुनाव आयोग वो TN सेशन वाला चुनाव आयोग तो नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, चाहे वो महागठबंधन के नेताओं द्वारा दिए गए बयान हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान हो, क्या कार्रवाई किया चुनाव आयोग ने? प्रधानमंत्री की जो भाषा होनी चाहिए थी वो भाषा थी, या विपक्ष के जो तमाम नेताओं की का जो भाषा था पार्लियामेंट्री, उसको कहा जा सकता है? क्या चुनाव आयोग ने विपक्ष के किसी बड़े नेता पे कार्रवाई किया हो? या मैं ये नहीं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी पे कार्रवाई नहीं क्यों नहीं किया, आप विपक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई करते। तो चुनाव आयोग का ढुलमुल नीति रहा है। वर्तमान में जो चुनाव आयोग का आप अप्रोच देखिएगा, ये भैंस चुरा लेंगे। आप किस बयान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बताइए ना। अरे जितने भी बयान, लालचंद जी आपने तो लोकसभा चुनाव को कवर किया है। आपने लोकसभा चुनाव को कवर किया है। कई ऐसे बयान आए जो बिलो द बेल्ट थे, चाहे वो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हो या भाजपा के नेताओं द्वारा दिए गए हो या
कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए हों। ठीक है, चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई किया? ठीक है, आपकी बात से काफी, आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है कि और ज्यादा संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे को कुछ अवधि के लिए उनके बयान को लेकर उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, क्या ऐसा कार्रवाई हमारे नेताओं के विरुद्ध चुनाव आयोग नहीं कर सकती थी, चाहे वो इधर के हो या उधर के हो? ठीक है, ठीक है, आपका ये ओपिनियन हो सकता है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे बाला साहब के खिलाफ हुई थी, लेकिन आजकल तो क्या होता है, आजकल तो बीच इलेक्शन में ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं, जाति भी पूछी जाती है, धर्म भी पूछे जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि सेना पर 10% का कब्जा है, न्यायपालिका पर 10% का कब्जा है, बाकी किसी का कहीं कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे भी बयान आते हैं। तो आपकी बात ये सही है, आप इस मामले में आप संतुलित हैं कि दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, यहां पर बिल्कुल आपसे सहमत हुआ जा सकता है। हाँ, संजय सरकार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजय सरकार जी बोलिए। नहीं, अंतिम ही हो जाएंगे शायद, मेरे इस हिसाब से इस वक्त खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जाते जाते मन में भी थोड़ा मनोरंजन भी अभी है टाइम, बोलिए ना। सेहत के लिए भी कुछ अच्छा लेके जाइए। पटना गांधी मैदान में एक रेस हो रहा था। हाँ। रेस में एक तरफ से राहुल जी और एक तरफ से मोदी जी, और भी मैदान में जितना नौकर चाकर से अधिकारी से अमित शाह से सब भरे हुए थे, सब बोल रहे हैं राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जीतेंगे। स्टार्ट हो गया है, 800 मीटर का हार्डेस्ट है, और उसमें 150 मीटर क्रॉस करते करते अमित शाह जी की इशारा आया, एक मोटरसाइकिल बीच में आ गया, फिर वो मोदी जी को लेके एकदम विनिंग पॉइंट में चले के चले। ये तो आप जो कह रहे हैं ना, इसको अगर विजुअलाइज किया जाए तो कोई कार्टून शो टाइप का बन जाए। सुनिए संजय सरकार ने उन्होंने बोला कि वो थोड़ा गिरिजी मैंने बोला वो ये लेके चलिए, मैं बोला अंतिम समय में पहुंच गया यार, राहुल जी 300 मीटर हार्डेस्ट क्रॉस नहीं कर पाए, तमाम मीडिया दिखा देखिए राहुल जी कितना पीछे चला गया है, और मोदी जी जीत गए हैं फिनिशिंग पॉइंट में। और वो कौन था मालूम है, जो मोटरसाइकिल लेकर मोदी जी जो मालिक को जिताने के लिए था, वो ज्ञानेश कुमार जी थे। ज्ञानेश कुमार जी बाइक लेकर, मतलब देखिए एंटरटेनमेंट में भी ले आए ज्ञानेश कुमार जी को, बोला कि एंटरटेनमेंट करूंगा, उसमें भी ज्ञानेश कुमार जी को ले आए। धनंजय गिरी जी नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में शुद्ध अशुद्धियां नहीं रहनी चाहिए। शुद्ध मतदाता सूची जो 18 वर्ष का हो और भारत का नागरिक हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई अगर बीएलओ आए तो उसको कैद कर लेना, ये लोकतंत्र को कैद करने जैसा है। बिल्कुल। और बंगाल में लोकतंत्र कराह रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। जो घटनाएं हुई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ हो, या चुनाव में जो अत्याचार हुआ हो, जो बंगाल आज जल रहा है, जो रक्त रंजित बंगाल है, लहूलुहान बंगाल है, ये सब बातें काहें भरता हुआ बंगाल है। बंगाल के लोगों को ये सब बात आप समझाइए ना भाई, बंगाल इस बात को बखूबी समझ रहा है, और बंगाल के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए अपनों पे सितम और गैरों पे करम का जो सिलसिला ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो भ्रष्टाचार की वहां पे गंगोत्री बही है, आपको लाखों करोड़ों के नोट, अरबों रुपए शिक्षा मंत्री के यहाँ देखे गए हैं, जो तमाम ममता सरकार के मंत्री जेल में हैं, जो तमाम वहां पर चीजें हुई हैं। अब वो निर्ममता पूर्वक जो राज किया गया है, अब इंटरटेन करने का वक्त नहीं है, अब उसको झेलने का वक्त है, अब उसके सच्चाई से सामना सरकार जी का एक लाइन का कॉन्ट्रैक्ट, फिर मैं जाऊंगा राकेश शुक्ला जी के पास। बंगाल में चुनाव कराया जाता है, होता नहीं है। जिसको जितना संगठन का ताकत रहेंगे वो ताकत में रहेंगे। आपको किस तरह की ताकत, उस ताकत में क्या क्या शामिल है दादा? उस ताकत में क्या क्या शामिल है? शामिल है, उसमें अपराध शामिल है, उसमें अफसरशाही शामिल है, उसमें बूथ लूट शामिल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए कौन दोषी है, लेकिन बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा खून खराबा तो आज भी होता है ना वहां पर। भाई वहां खून खराबा सरकार पुलिस किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी की निर्ममता पूर्वक हरकत। ठीक है राकेश शुक्ला जी के द्वारा अत्याचार, घोषित अत्याचार। ठीक है, राकेश शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे। और राकेश जी ये भी बताइएगा, ऋषि मिश्रा जी को TN शेषन जी याद आए, ऋषि मिश्रा जी को नवीन चावला जी याद नहीं आए, और ऐसे मैं पता नहीं कितने नाम और गिना सकता हूँ। राकेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए राकेश साहब। लाल जी देखिए, भारत का जो चुनाव आयोग है, चाहे वो मौजूदा हो या पूर्व का हो जी, वो दिखता तो शेर है, लेकिन ना उसके नाखून होता ना दांत।
और चुनाव आयोग के पास ना तो भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार है और ना ही किसी नेता को सजा देने का। ठीक। यदि ऐसा होता तो किसी भी राजनीतिक दल के नेता को भाषा की मर्यादा लांघने की हिम्मत नहीं होती। आज हमारे यहाँ भाषा की मर्यादा लांघना एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि निर्वाचन आयोग एक नोटिस जारी करेगा, 5 से 7 दिन चुनाव प्रचार से रोक देगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये सीमा तय करने की जिम्मेदारी खुद आपके राजनीतिक लोगों की है और ये आदर्श तभी स्थापित होगा जब सभी नेता एक साथ करेंगे। अभी बंगाल की बात आप कर रहे थे और आपने कहा किस ताकत से होगा। हाँ, कौन कौन सी तरह की ताकत? जी, 2021 का एक आंकड़ा मैं आपको देता हूँ। 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद राज्य सरकार की पुलिस का आंकड़ा है कि चुनाव के बाद 237 हिंसाएं हुई थी और पूरे चुनाव के दौरान 17 हत्याएं हुई थी। ऐसा नहीं कि उसमें टीएमसी के लोग नहीं मारे गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक को हम नहीं दे रहे हैं, दोनों लोग मारे गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 237 जो हिंसा हुई, ठीक, उसको किन लोगों को घर से निकाल के मारा गया, कैसे प्रताड़ित अच्छा, ये तो पश्चिम बंगाल पुलिस का आंकड़ा आप बता रहे हैं, है ना? हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो। मैं पुलिस में जो दर्ज आंकड़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो एफआईआर नहीं हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है लाल जी, संजय सरकार जी का जवाब बात कर रहा हूँ। संजय सरकार जी जवाब दे रहे हैं। राहुल जी, चुनाव के पहले जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी माहौल गर्म किया था, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं अगर हम लोग सत्ता में आएंगे ना, पीछे गोली करेंगे, सामने नहीं, पीछे गोली करके मारेंगे। और कौन और क्या बोल रहा था, बोले बीच चौराहे में लेके मारेंगे, बाद में पेड़ को ऊपर आपको लटका देंगे। ये कौन बोला? दिलीप घोष बोला था। मैं आपको भड़काऊ भाषण कैसे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने कहा तो किसी ने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। वो सर चालू भी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, ठीक है। अच्छा, मेरे साथ में हुआ जहाँ पर सीआरपी आते, मेरे चुनाव के पहले दिन सीना में तू अंदर जा। धनंजय जी का जवाब, धनंजय जी का जब आ गया, जब धनंजय जी आदमी आ गया था, सीआरपी भाग गया। धनंजय जी हिंसा के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं संजय सरकार जी। संजय सरकार जी आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। आप जिसकी वकालत करने बैठे हैं ना, आपकी अंतरात्मा जान रही है कि आप हिंसा को, हत्या को, अपराध को महिमा मंडित करने बैठे हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और आपकी पीढ़ियां भी आने वाले समय में बहुत दिन दूर नहीं है जब कहेगी कि हमारा दादा, आप जिस तरह से अपने दादा पर गर्व कर रहे हैं, आपकी पीढ़ियां पर शर्म करेगी कि वैसी सरकार को बचाने के लिए मेरा दादा सरकार बैठा हुआ था। ऐसी सरकार को बचाने के लिए जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। ऐसे आपके पीढ़ियां भी कहेंगी कि हमारा दादा सरकार तो था लेकिन सरोकार नहीं था। उस सरकार के साथ था, ठीक है, उसने हत्या, कत्लेआम, लूट, गैरत और बेगैरती से जिस बंगाल में जो बहसी पना हुआ है, उस शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और मैं जानता हूं कि आपका भी परिवार कुछ इलाकों में जाने की स्थिति में नहीं होगा। चाहे आप ममता बनर्जी को बचाने यहाँ बैठे हैं, सर्टेन इलाके हैं बंगाल में जहां आपका परिवार भी चला जाए तो दुर्दशा वही होगी जो बहसी दरिंदों के बीच में छोड़ देने पर किसी सामान्य आदमी की होती है। ये बात आपसे भी छुपी हुई नहीं है दादा, ठीक है। इसलिए कुछ तो सर्व लिहाज रखिए, आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने के लायक रहिए। ऋषि शंकर मिश्रा जी को लाइए। ऋषि शंकर मिश्रा जी, ऋषि शंकर मिश्रा जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बताइए, बिहार का अनुभव सामने है ना, बिहार का अनुभव सामने है, जहां कहीं भी विरोध हो रहा है ऋषि शंकर मिश्रा जी एसआईआर का, जो पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, उनके लिए आप एक सलाह के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि एसआईआर को बढ़िया से होने देना ठीक है कि नहीं है, बताइए। नहीं, आप देखिए एसआईआर को तो होना चाहिए। एसआईआर में एसआईआर होगा तभी तो आपको जो मतदाताओं सूची में जो गलत नाम है, जो इस दुनिया में नहीं है, या मतलब गलत ढंग से जिन लोगों का नाम उसमें ऐड किया गया है, उसको हटाया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा। इसमें किसी पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब XYZ किसी भी समाज का व्यक्ति है, उस दुनिया में नहीं है, तो उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। या जो लंबे समय से शिफ्ट कर गए हैं,
हाँ लंबे समय से शिफ्ट कर गए या किसी दूसरे राज्य का के मतलब सूची में उनका नाम है, वोटर बन गए। तो मेरा मेन कंसर्न ये है लालचंद जी कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी खास विषय को लेकर आपत्ति है तो चुनाव आयोग को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए, उनको बुला के बातचीत करनी चाहिए। एक रास्ता मैं और सुझाव देता हूं जो लोगों ने अपनाया भी, सुप्रीम कोर्ट का अदालतों का दरवाजा भी खुला हुआ है। आप देखिए एक एक चीज की कितनी माइन्यूटली वहां पर समीक्षा होती है। और संजय सरकार जी कुछ दिखा रहे हैं क्या? बोलकर बताइए क्या दिखा रहे हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड का विधायक है सुरेश राठौर, उसको पत्नी रो रही है, हमको साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मोदी जी बचाइए, पुष्कर सिंह धामी जी बचाइए। इंडिविजुअल केस आप डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल केस दादा उसकी कुछ और भी सुरेश राठौर का मिसेज बोल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक एक इस तरह का केस लीजिएगा। मुर्शिदाबाद से लाखों लाख परिवार निकले हैं, मालदा से नेता कह रहा, फिरदान हकीम कहता है कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। दादा कुछ तो शर्म लिहाज रखो। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां ठीक है। जनता जनार्दन, पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन पर छोड़िए, सब लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सपोर्ट कीजिए। ऋषि जी ने सही कहा, एसआईआर को होने दीजिए, बढ़िया से हो जाने दीजिए, ठीक है। और जनता के सामने इतनी जितनी जोरदार से यहां बात रखे ना, इससे भी ज्यादा जोरदार ढंग से बात रखिए ना, पूरा मंच खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ऋषि शंकर मिश्रा जी, संजय सरकार जी, राकेश जी और धनंजय गिरी जी, पंचायत में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बिल्कुल साफ है जो जिससे शुरुआत की थी कि हर चीज में हम शुद्धता मांगते हैं और वोटर लिस्ट में अशुद्धता के लिए ये लड़ाई कैसी लड़ाई भाई? ये लड़ाई क्यों? एसआईआर क्यों नहीं? बल्कि मैंने तो जो बात कही जिसमें सब लोग सहमत भी थे, हर 5 साल में एसआईआर करा लो ताकि हर समय वो जिसे कहते हैं ना कि फिल्टर होता रहे, शुद्धिकरण होता रहे। निश्चित तौर पर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुद्ध वोटर लिस्ट की जरूरत है, उसी लिए एसआईआर की प्रक्रिया है। तो आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।